तो नमस्कार सभी को। आप सभी का स्वागत है हमारे साप्ताहिक वेबिनार में इंस्टीट्यूट ऑफ रैशनैलिटी एंड क्रिटिकल थिंकिंग की। और जैसा आप लोगों ने अगर फॉलो कर रहे हैं ग्लोबल न्यूज़ तो पता चला होगा कि दशकों के कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के बाद अर्जेंटीना में एक सो कॉल्ड दक्षिणपंथी सरकार आती है। मीडिया ने बहुत कोशिश किया, मीडिया ने पेंट किया कि भाई नहीं आना चाहिए, लेकिन किसी तरह से वो सरकार आती है, बहुमत से आती है और आते ही ऐसा क्या कर देती है कि वहां की अर्थव्यवस्था में पूरी तरह से भूचाल आ जाता है और एकदम कंट्री डेवलपमेंट के ट्रैक पर चली जाती है। अब चूंकि ये नैरेटिव ग्लोबल मीडिया के नैरेटिव जो वोक या फिर लिबरल या फिर सो कॉल्ड कह सकते हैं लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी के नैरेटिव से मैच नहीं खाती, तो आप इसका उतना कवरेज नहीं देखते। लेकिन अगर ये गलत होता तो अभी फिर से मध्यावधि चुनाव हुए और फिर से इस पार्टी ने और यहाँ के जो लीडर हैं उन्होंने पहले से भी अधिक बहुमत जीत के वापस अपनी अपनी स्थिति मजबूत की। तो आज का विषय हम इसी के बारे में है और विषय को हम लीड करेंगे हमारे आईआरसीटी के इकोनॉमिक्स वर्टिकल के लीड प्रोफेसर सिद्धार्थ रस्तोगी जी। तो भैया, ओवर टू यू। जी। अ, धन्यवाद आप सभी का और दीपांशु जी का, राजीव जी का यहाँ पर मुझे लाने के लिए और जुड़ने के लिए। तो हमेशा की तरह मैं भाषा अपनी हिंदी और अंग्रेजी मिश्रित ही रखूंगा। और आपसे अनुरोध है कि अपना माइक का थोड़ा ध्यान रखें, म्यूट पे रखने का। तो मैंने जो रूपरेखा बनाई है वो अर्जेंटीना दरअसल क्या है कि भारतीयों के लिए लगभग एक अननोन सी, अनजान सी कंट्री रही है। तो कुछ कुछ इंट्रोडक्शन अर्जेंटीना का देने का, कहीं 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 पर जहां जरूरी लगता है उसका भारत से एक तुलनात्मक विवरण देने का। फोकस जो है वो पूरी तरह से आप कह सकते हैं कि इकोनॉमिक ही है, क्योंकि वो सिविलाइजेशनल रिलीजियस एंगल वगैरह भी वहां पर बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें जाए बिना। तो मैं कोशिश करूंगा इसको लगभग 30 मिनट में प्रेजेंट करने की। जब हम देखते हैं कि अर्जेंटीना जो है वो नाम कहाँ से आता है, उसकी ज्योग्राफी क्या है, तो ये साउथ अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा देश है। और इसमें आप देख सकते हैं कि जो आपको स्क्रीन पर मैप दिख रहा है उसमें एक साइड में बहुत लंबी सी कंट्री है, चिले। उसके बाद में एक ये है पर्वत श्रृंखला, और उसके बाद में मरुस्थल है। तो वो जो ग्रीन भाग हैं, पानी से रिच, केवल वही भाग हैं। ये जो अर्जेंटीना है पूरा देश, इसमें रहने योग्य भूमि जहां पर पानी हो, जहां पर हरियाली हो, वो काफी कम है। और इसीलिए पॉपुलेशन कंसंट्रेशन भी लगभग इसी साइट पर है। जो इनका लाल रंग से एक डॉट लगा हुआ है, वो उनका राष्ट्रीय राजधानी है, ब्यूनस आयर्स। और इंटरेस्टिंग चीज जो मैं एक्सप्लोर करते हुए पाई मैंने, तो ऋषि शब्द जो होता है, ऋषि का अर्थ होता है बहुत ब्राइट, बहुत ही चमकता हुआ, दैदीप्यमान जैसा। उसकी जो उत्पत्ति है वो संस्कृत के रि धातु से होती है। और री से ही जो और शब्द बनते हैं वो होते हैं, जैसे रिजिप्य मतलब ब्राइट शाइनी वाइट, रिजिश्विन जो रिजिप्य हो, तो जिसकी प्रॉपर्टी है ब्राइट शाइनी वाइट होना, उसको रिजिश्विन कहते हैं। और उसी से संस्कृत का रजत और संस्कृत का अर्जुन शब्द भी उसी धातु से बनता है। अब इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज मुझे मिली कि जो प्रोटो इंडो यूरोपियन रूट वर्ड है, वो अहर्ज बोलते हैं, अहर्ज। और अहर्ज को जब प्रोटो हेलेनिक में, मतलब भूमध्य सागर की तरफ वाले लोगों ने अपनाना और बोलना शुरू किया, तो उन्होंने उसको एर्जेसोस बोला, एर्जेस, एर्जसोस। जो ग्रीक में आर्गसोस और इटैलिक में आर्गस हुआ। और इसी आर्गस से लैटिन का आर्जेंटम बनता है। और उसी लैटिन के आर्जेंटम से सिल्वर का जो साइंटिफिक नेम हमने जो अपने स्कूल में कभी पढ़ा होगा कि सोने को एयू और सिल्वर को एजी क्यों डिनोट करते हैं, तो सिल्वर का जो एजी है वो उस आर्जेंटम से आता है। और जो सिल्वर बीचेस हैं अर्जेंटीना के, सिल्वर सैंड बीचेस, उसको देखने के बाद वैसे मतलब ये भी माना जाता है, एक थ्योरी है कि स्पेनियर्ड्स जो थे उन्होंने वहाँ जो अर्जेंटीना के मूल निवासी थे साउथ अमेरिका के, उन्होंने भ्रमित करने के लिए स्पेनियर्ड्स को ये बोला कि यहाँ पर चांदी के पहाड़ हैं। बट अभी ये जनरली लोग कहते हैं पॉपुलर नैरेटिव में कि सिल्वर सैंड बीचेस के कारण अर्जेंटीना को आर्जेंटम से ही अर्जेंटीना
जो चांदी का बीच है वैसा बोला जाता है सफेद बीचेस के, सिल्वर सैंड बीचेस के कारण। तो जो भाषाई रूट्स हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग वे में कनेक्ट होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो री से या ऋषि से या रिजिप्य से या अर्जुन से निकलते हैं, लेकिन भाषाई साम्य जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है कि एक सेम रूट से कैसे लैटिन, इटैलिक, इटालियन और अर्जेंटाइन शब्द निकलते हैं। अगर हम भारत और अर्जेंटीना का मोटे मोटे तौर पर कंपैरिजन करें तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मुझे मिली कि हमारी पॉपुलेशन उनसे लगभग लगभग 32 गुना ज्यादा है। हमारी रैंक 1 है तो उनकी रैंक 35 है वर्ल्ड पॉपुलेशन में। और लैंड एरिया में हमको ये क्लास में स्कूल में पढ़ाया जाता था कि हमारी रैंक 7th है, 7वीं रैंक है भारत की क्षेत्रफल में। तो लोग 7वें तक पढ़ करके रुक जाते थे कि हाँ ठीक है, भारत से बड़ा रशिया है, कनाडा है, यूएस है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्राजील है। लेकिन कभी भी लोग 8वें के बारे में नहीं पूछते थे कि 8वां कौन है। तो वो 8वां जो है वो अर्जेंटीना है। तो उस सेंस में अर्जेंटीना हमसे काफी दूर होते हुए फिजिकली एक लिस्ट में एटलीस्ट हमारे बहुत करीबी है। एक और इंटरेस्टिंग चीज मुझे अर्जेंटीना के बारे में मिली कि यहाँ पर लगभग लगभग पूरी पॉपुलेशन अर्बन है। 96% पॉपुलेशन लगभग अर्बन है, शहरी है। रूरल पॉपुलेशन बहुत ही लो है। मीडियन एज के टर्म्स में भारत से बहुत ज्यादा ओल्ड देश नहीं है, लगभग सेम एज रेंज में फॉल करता है। और टीएफआर जो है, जो आजकल सभी देशों के लिए चिंता का विषय बना है, टीएफआर इज टोटल फर्टिलिटी रेट, जिसका मोटे मोटे तौर पर अर्थ है कि अ, किसी भी स्त्री के कितने बच्चे होते हैं उनकी प्रोडक्टिव एज रेंज में, 15 से 45 की एज रेंज में। तो ये आइडियली 2.1 होनी चाहिए, 2.1 बच्चा प्रति महिला, उस पॉपुलेशन को स्टेबलाइज करने के लिए। लेकिन भारत की पॉपुलेशन जो टीएफआर है, टोटल फर्टिलिटी रेट, वो 1.9 पर आ चुकी है। और अर्जेंटीना की उससे काफी नीचे है, 1.5 पर। 1.48 तक गिरने के बाद ये पिछले एक साल में रिकवर की है। और इस लो लो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, बहुत बड़ा एरिया लेकिन बहुत छोटी पॉपुलेशन के कारण उनकी पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत लो है। सो आई वाज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि पॉपुलेशन डेंसिटी को बेहतर कैसे समझा जाए। तो अगर आप भारत के मेजर शहरों की पॉपुलेशन डेंसिटी देखें, और हमें एक भारत के शहरों का बेहतर अंदाजा होगा शायद, तो चेन्नई की पॉपुलेशन डेंसिटी है 17,000 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर। ब्यूनस आयर्स की, जो उनकी सबसे बड़ी और डेंस सिटी है, उसकी पॉपुलेशन डेंसिटी है 15,372। बाय द वे, मैंने भारत के सबसे बड़े शहर नहीं लिए हैं, क्योंकि इसमें मुंबई नहीं है, कैलकाटा नहीं है, बैंगलोर नहीं है। क्योंकि मुझे दिखाना था कि कितनी तेजी से या किस रेंज में भारत की पॉपुलेशन डेंसिटी स्प्रेड है। लेकिन ये जो दूसरे साइड पर अर्जेंटीना के 5 शहर दिए हुए हैं, ये अर्जेंटीना के 5 सबसे बड़े शहर हैं। तो आप देख सकते हैं कि ब्यूनस आयर्स के बाहर निकलते ही, कॉर्डोबा में जाते ही, जो उनका दूसरा सबसे बड़ा और डेंसली पॉपुलेटेड शहर है, वहां पर भी पॉपुलेशन बहुत ही स्पार्सली पॉपुलेटेड है। और वो जो है, मतलब भारत के किसी मिडिल लेवल, मिड टीयर शहर तक तुरंत आ जाती है। तो पॉपुलेशन का स्प्रेड ना होना और पॉपुलेशन का कुछ बहुत लिमिटेड एरिया में कॉन्सेंट्रेटेड होना अर्जेंटीना के लिए एक प्रॉब्लम है, क्योंकि उससे प्रोडक्टिविटी बहुत लो हो जाती है। इट इज लाइक कि हम बोलें कि अगर पूरा देश आपका, 5 शहरों को छोड़ करके आपका पूरा देश जो है वो मतलब अरुणाचल प्रदेश की तरह पॉपुलेटेड है, नॉर्थ ईस्ट की तरह पॉपुलेटेड है, कि हर 100 किलोमीटर में ना 200 लोग, 400 लोग, 1,000 लोग रह रहे हैं। तो प्रोडक्टिविटी बहुत कम हो जाती है, और कोई भी इकोनॉमीज ऑफ स्केल वाला बिजनेस करना, कोई भी बिजनेस करना जिसमें आप बड़े स्केल पर कर सकें, वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये पॉपुलेशन का बहुत कम होना एक बड़ी मेजर प्रॉब्लम रही है अर्जेंटीना जैसे देशों के लिए। इस स्लाइड पर बहुत ज्यादा डेटा है। 2004 और 2024 का इंडिया का डेटा, 2004 और 2024 का अर्जेंटीना का डेटा। ये इकोनॉमिस्ट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो सकता है, एक एक सेल पर हम घंटों गुजार सकते हैं, लेकिन मैं सबको बोर नहीं करूंगा इसके साथ। लेकिन अगर केवल हम इंडिया और अर्जेंटीना का मोटे तौर पर कंपैरिजन करें, तो पाएंगे कि बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं हैं। अर्जेंटीना का पब्लिक डेट थोड़ा हायर साइड पर रहा है, और पर कैपिटा इनकम भी हमसे हायर साइड पर रही है। लेकिन वहां पर गरीबी भी बहुत ज्यादा है। इसका मतलब है, अगर किसी देश में गरीबी बहुत ज्यादा है, 40% के आसपास है, और
पर कैपिटा इनकम बहुत हाई है। इसका मतलब कि कुछ लोग बहुत ज्यादा कमा रहे हैं, कुछ लोग काफी कम कमा रहे हैं, तो इनइक्वालिटी बढ़ी है। इंटरेस्टिंग चीज यह है कि 1946 से वहां पर सारे गवर्नमेंट ऐसे रहे हैं जो एक्सप्लिसिटली पूरी तरह से सोशलिस्ट रहे हैं, और सोशलिज्म के 80 साल के बाद भी अगर पॉवर्टी कहीं पर 40% है, तो ये एक बहुत बड़ा सर्टिफिकेट ऑफ अप्रूवल है कि सोशलिज्म से वो सब होता है जो हमको शक होता रहा है। एनीवे, तो अर्जेंटीना का डेवलपमेंट ट्रेजेक्टरी ऐसा क्यों है और ऐसा किस प्रकार से रहा है, उसके बारे में एक बड़ा इंटरेस्टिंग कोट है। साइमन कुजनेट्स एक इकोनॉमिस्ट लॉरिएट थे, नोबेल लॉरिएट थे, 1971 में उन्हें नोबेल मिला था, और डेवलपमेंट थ्योरी में बहुत बड़ा नाम है साइमन कुजनेट्स। तो कुजनेट्स ने एक बार अपनी राइटिंग में लिखा था कि देर आर फोर काइंड ऑफ countries when it comes to development models. There is a developed country model, there is a developing country model, and then there is Japan, and then there is Argentina. इसका मतलब क्या है कि ये दो देश जो है वो सारे स्टैब्लिश्ड मॉडल को डिफाई करते हैं, वो सारे स्टैब्लिश्ड मॉडल से बिल्कुल ऑपोजिट जाते हैं, कहीं पर भी फिक्स नहीं बैठते हैं। और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज, अर्जेंटीना की हिस्ट्री डिटेल में पढ़ने का शायद मेरे लिए भी पहला मौका था, पहला या शायद दूसरा। तो मुझे इंटरेस्टिंग चीज इसमें क्या लगी कि करीब 1915 में अर्जेंटीना 1915 के यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से ज्यादा अमीर था पर कैपिटा इनकम बेसिस पर। 1915 का अर्जेंटीना 1915 के यूएसए से ज्यादा अमीर था। इनफैक्ट 1946 तक, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एंड होने का पीरियड है, उस समय तक अर्जेंटीना का जीडीपी पर कैपिटा, प्रति व्यक्ति आय, वो यूके और यूएस जो उस समय के सबसे अमीर और बड़े देश थे अपने एम्पायर के टर्म्स में, अपनी इकोनॉमी के टर्म्स में, उनकी प्रति व्यक्ति आय के लगभग बराबर थी। अर्जेंटीना यूज्ड टू बी दैट रिच। उसके बाद से इकोनॉमी में बहुत सारे साइक्लिकल डाउनटर्न हुए, कुछ सडनली बढ़ता लगता है, लेकिन हर बार जो है वो 2-4 साल दौड़ने के बाद एकदम से कंट्री धड़ाम होती है, और इकोनॉमिक्स में इसको कहते हैं इनएक्सप्लिकेबल फेलियर। ये भी टर्म साइमन कुजनेट्स ने ही यूज किया था। इनएक्सप्लिकेबल फेलियर का मतलब है कि ऐसा फेलियर जिसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। कंट्री के पास कोस्ट लाइन है, लोग हैं, पॉपुलेशन है, यंग पॉपुलेशन है, बहुत बड़ा एरिया है, सारी तरह के रिसोर्सेज हैं, मिनरल्स हैं, और उसके बावजूद कि सारे नेसेसरी इंग्रेडिएंट्स फॉर प्रॉस्पेरिटी होने के बावजूद कंट्री रिपीटेडली कैसे फेल हो सकती है, ये इनएक्सप्लिकेबल फेलियर टर्म यूज किया जाता है अर्जेंटीना के लिए। तो ओवर टाइम जब बहुत सारे लोगों ने, ऑब्वियसली इतना जब इंटरेस्टिंग कंट्री होगा तो लोग उसे स्टडी करेंगे, तो उसके 4-5 मुख्य कारण माने जाते हैं। एक कॉन्सिक्वेंस है, 4 कारण हैं। तो एक तो है कि इंस्टीट्यूशंस वहाँ के बहुत वीक किए गए ओवर टाइम। इकोनॉमिक पॉलिसीज, जो हम आगे डिस्कस करेंगे, बड़े अजीबोगरीब टाइप के रहे। गवर्नमेंट का फेवरेटिज्म समय समय पर बदलता रहा, और वो कभी सरकार की किसी कंपनी को, कभी ओलिगार्क्स को, कभी सरकार की दूसरी कंपनी को, किसी और सेक्टर को, कभी लेबर को, इस तरह से फेवरेटिज्म चलता रहा। इसमें एक पार्ट जो हमेशा नॉट सो फेवरेट रहा वो प्राइवेट बिजनेसेस थे। तो बिजनेसेस को हमेशा आप जब भारत के बारे में सोचेंगे तो आपको शायद रेजोनेट करे ये, आपको भी लगे कि भारत में भी ऐसा ही होता रहा है। लेकिन जब भी अर्जेंटीना में बिजनेसेस को देखा गया, तो ऐसे देखा गया कि ये लोग तो चोर हैं, इनका कोई किसी तरह से फेवर ना हो जाए, इनको बांध करके रखो अच्छे से। और उसकी वजह से शायद कभी प्रॉस्पेरिटी नहीं आ पाई। प्रॉस्पेरिटी ज्यादा ना होने की वजह से सेविंग रेट बहुत लो है, और उसकी वजह से इन्फ्लेशन हमेशा हाई रहता है। और हाई इन्फ्लेशन जो है वो सबसे खराब पॉलिसी मानी जाती है। डेवलपमेंट के किसी भी लेफ्ट राइट मिडिल, ऊपर नीचे, आप कहीं भी खड़े हों डेवलपमेंट थ्योरी में, इन्फ्लेशन को सबसे खराब चीज माना जाता है, और वहां पर हमेशा कंसिस्टेंटली हाई इन्फ्लेशन रहा है। और इंडिया में हम लोग कहते हैं जैसे हाई इन्फ्लेशन मतलब 10-15% महंगाई, इन्फ्लेशन सरल शब्दों में हुआ। तो इंडिया में हम कई बार कहते हैं कि 10-15% इन्फ्लेशन बहुत हाई हो गया। 17% पर इंदिरा गांधी के खिलाफ आंदोलन देश में शुरू हो गए थे, और मतलब 20%, 25% तक जो है वो इमरजेंसी लगाने की नौबत आ गई थी, रेल रोको आंदोलन इतना बढ़ गया था। 91 फाइनेंशियल क्राइसिस के समय भारत में 17% इन्फ्लेशन था। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज है कि अर्जेंटीना में एवरेज इन्फ्लेशन पिछले कई सालों से
100 से 200% के बीच में जा रहा है। और इसलिए जब 223% से 2023 में 220% के आसपास इन्फ्लेशन था, तो जब उसको पिछले सरकार ने एक साल के अंदर 6 महीने के अंदर 114% पर ला दिया, तो 117% पर, तो इट वॉज कंसीडर्ड, 117% वॉज कंसीडर्ड एन अचीवमेंट। 17% में जहां पर भारत में दंगे हो जाते हैं, वहां पर 117% पर लोग थैंकफुल हैं कि अरे इस साल केवल प्राइसेस डबल ही हुए, ज्यादा नहीं हुए। दिस इज द लेवल ऑफ मिसमैनेजमेंट ऑफ द इकोनॉमी देयर। एनीवे, तो आई वॉज ट्राइंग टू फाइंड आउट सम रिसर्च ग्राफ्स वगैरह कि नॉट ओनली एब्सोल्यूट टर्म्स में बट कंपेरेबल टर्म्स में। तो अगर आप देखेंगे कि सन 1800 से लेकर के 2010 तक के बीच में जो लाल लाइन है वो पॉपुलेशन दिखाती है, और पॉपुलेशन आपको रियलाइज होगा कि कंपैरेटिवली बेंचमार्क यूरोपियन कंट्रीज के कंपैरिजन में पॉपुलेशन उनकी बहुत तेजी से बढ़ी, जीडीपी बढ़ा, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एकदम से वो क्रैश होकर के गिरने लग गया या स्टेबलाइज हो गया। और उसके कारण पर कैपिटा इनकम निगेटिव जोन में या डीग्रोथ जोन में चली गई, और यहां से इनकी प्रॉब्लम शुरू होती हैं। ये जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद का दौर है, इस पर हम अभी आगे फोकस करेंगे और डिस्कशन करेंगे। प्रेजेंट डे अगर हम इंडिकेटर्स की बात करें जो 2024 के अंत तक है, हालांकि 2024 के अंत का अगर हम जेवियर मिलेई के, या हावियर मिलेई इनफैक्ट बोलते हैं जिन्हें, हावियर मिलेई के अगर हम पॉलिसी समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो 2024 के अंत के नंबर्स भी बहुत सही नहीं है, बिकॉज 10 महीने हो चुके हैं और लेटेस्ट नंबर्स मिलने चाहिए थे, बट दिस इज व्हाट आई कुड रेडली अरेंज। तो जीडीपी ग्रोथ रेट और वो सब छोड़ करके एक दो चीजों पर अगर फोकस किया जाए, उनका एनुअल इन्फ्लेशन जेवियर मिले के आने से ठीक पहले तक 220% था, जो बहुत ही ज्यादा हाई साइड पर है। और गवर्नमेंट डेप्ट तो 85% था। बाय द वे, 85% गवर्नमेंट डेप्ट जो है वो बहुत बुरी चीज नहीं है अगर आपकी इकोनॉमी ग्रो कर रही है। अगर इकोनॉमी ग्रो नहीं कर रही है तो 85% डेट बहुत खराब चीज हो सकती है। इनके देश में प्रॉब्लम क्या रही कि इकोनॉमी का ग्रोथ कभी हाई कभी लो होता रहा, निगेटिव जोन में भी जाता रहा, डीग्रोथ होता रहा। फिस्कल डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट आसान शब्दों में होता है नया लोन लेना। पिछले लोन की जिम्मेदारियां इतनी ज्यादा हैं और नया इकोनॉमी चूंकि सही नहीं कर रहा है, इसलिए सरकार को बार बार नया लोन लेना पड़ता है। और इसलिए फिस्कल डेफिसिट जब 15% होता है, तो इकोनॉमी सस्टेनेबल नहीं रह जाती है, उसके बहुत लंबे समय तक सही से चल पाने के चांसेस वीकन हो जाते हैं। और इसकी वजह से जब फिस्कल डेफिसिट इनका 15% है, तो इसका मतलब है आने वाला समय भी खराब होगा। अगर आप आज अपना घर चलाने के लिए 15% लोन ले रहे हैं और इकोनॉमी में ग्रोथ आपकी 2% कभी पॉजिटिव कभी निगेटिव है, इसका मतलब है आने वाले समय में भी आप ये 15% चुका नहीं पाएंगे, और इसलिए आने वाला समय भी खराब होगा। अनलेस आप कोई बहुत ड्रास्टिक कट करें, जैसे फिस्कल डेफिसिट जीरो कर दें और बजट को पॉजिटिव जोन में ले जाएं। तो इनकी एक प्रॉब्लम यहां पर रही है कि गवर्नमेंट स्पेंड बहुत ज्यादा करती है, रिसोर्सेज रेज नहीं कर पाती है, और उसकी वजह से इन्फ्लेशन, फिस्कल डेफिसिट वगैरह बहुत हाई रहता है। एक प्रॉब्लम। दूसरा, नीचे वाली टेबल में अगर देखें, तो इनका इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मिला करके जो होता है, वो करीब 88 बिलियन डॉलर के आसपास, 85 बिलियन डॉलर के आसपास हर साल जाता है। एक बेसिक सा रूल कहते हैं कि आपके पास जो फॉरेक्स और गोल्ड रिजर्व्स होता है, वो मिनिमम 3 महीने का रिजर्व होना चाहिए। मतलब आपके 3 महीने का इंपोर्ट कवर कर सके। इनका जो है, जो 85 है, उसका फॉरेक्स और गोल्ड रिजर्व बिल्कुल ऑन द ब्रिंक होता है कि ये कभी भी एग्जॉस्ट हो सकता है और शायद ना ही कवर कर पाए। कंपैरेटिव फिगर भारत में है, हमारे पास लगभग 10 महीने के बराबर रिजर्व होता है। तो कई बार ये क्रिटिसिज्म भी होता है भारत में कि हमने बहुत ज्यादा रिजर्व बना रखा है, लेकिन इंडिया प्रिफर्स कि हम ज्यादा थोड़ा सा बफर बना करके चलें, और ताकि अगर कोई उतार चढ़ाव हो तो हमें बहुत ज्यादा फर्क ना पड़े, हम उसे कंट्रोल कर सकें समय रहते। अर्जेंटीना में बफर इतना छोटा है कि वो कवर करने की स्थिति में ही कभी नहीं रहता है, और उसकी वजह से ये बहुत तेजी से, जो इनका फॉरेक्स है, जो डॉलर है, वो बहुत तेजी से गायब हो जाता है, खर्च हो जाता है, और उसकी वजह से कई बार ये क्राइसिस में पड़ जाते हैं। एक और तरीका है इनकी क्राइसिस को देखने या समझने का। जैसे इनकी जो पिछली मेजर क्राइसिस हुई थी 1890 की बेरिंग बैंक क्राइसिस, जिसमें यूके यूके के बेरिंग बैंक से बहुत बड़ा डेट लिया था और उसके बाद डेट क्राइसिस हुई।
तो 1890 से लेकर के इन्होंने 1940s के बीच में बहुत सारे रिफॉर्म्स भी किए। दूसरा, इनको दो तीन और फायदे हुए उस देश को। पहला ये कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था उसमें इनकी सप्लाईज, इनके राशन सप्लाई, इनके जो भी मैन पावर सप्लाई वगैरह की वजह से, आर्म्स एंड एमुनिशन सप्लाई की वजह से, मिनरल्स सप्लाई की वजह से, दे प्रॉस्पर्ड अ लॉट। तो उनका इकोनॉमिक परिस्थिति काफी अच्छा हो गया था बाय द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। दूसरा एक फायदा इनको ये भी हुआ कि कैथोलिक चर्च जो है उसने बहुत प्रमोट किया, बहुत पैसा दिया कन्वर्जन को, और जो नेटिव्स थे उनके एलिमिनेशन के लिए, किलिंग के लिए। और आपको इसका अगर एक बहुत रेडली पॉपुलर कल्चर का प्रूफ चाहिए तो कैथोलिक चर्च ने हिटलर को भी काफी फंडिंग की थी बाय द वे, ज्यूज को एलिमिनेट करने के लिए। तो कैथोलिक चर्च जो है वो उसने फैसिलिटेट किया कि जो नाजी ऑफिसर्स हैं, जो हिटलर के ऑफिसर्स हैं, वो भाग करके अर्जेंटीना जाके सेटल हो सके। और ये क्विंटन टेरेंटिनो की मूवी है इनग्लोरियस बास्टर्ड्स, उसमें ये दिखाते भी हैं। एक्समैन में भी दिखाते हैं कि वो मैग्नीटो जो है हंट करने नाजीज को अर्जेंटीना जाता है। तो उसमें कई बार ये ऐसे रेफरेंसेस आते हैं कि सारे नाजीज जो हैं, इनफैक्ट एक इयान फ्लेमिंग का एक नॉवेल भी है द सेवन सीक्रेट, जिसमें जो है आई थिंक इयान फ्लेमिंग या किसी और का, सॉरी किसी और का है, सेवन सीक्रेट, जिसमें वो ये दिखाते भी हैं कि हिटलर भी भाग करके जो है वो अर्जेंटीना में छुप गया। बिकॉज वो चर्च का जो नेटवर्क था उसने नाजीज को वहां भागने में, पैसे देकर के सेटल होने में, उनकी इकोनॉमी को स्टेबलाइज और रीबिल्ड वगैरह करने में काफी मदद किया। तो इनको हर तरफ से पैसा भी आता रहा और हर तरफ से रिसोर्सेज भी आते रहे। लेकिन जब एक बार 1946 में इनका सोशलिज्म स्टार्ट हुआ, आई गेट इनटू द डिटेल्स ऑफ कौन था, क्यों था जिसने ये सोशलिज्म का कीड़ा वहां पर स्टार्ट किया। तो उसके बाद से लगातार कंट्री जो है वो एक मुसीबत से दूसरी मुसीबत में ढूंढ ढूंढ करके गिरती रही। और 1982 में इनका एक मेजर डेट क्राइसिस हुआ। इसके पहले एक डॉलर क्राइसिस हो चुका था। उसके बाद 2001-2 में, उस समय वर्ल्ड की हिस्ट्री में इतना बड़ा डिफॉल्ट करीब करीब 90-95 बिलियन डॉलर का किसी ने नहीं किया था। तो उसके बाद से आप देखेंगे कि हर डिकेड में दो बार ये डिफॉल्ट करते रहे हैं, फिर आईएमएफ से बेल आउट मिलता है, फिर डिफॉल्ट करते रहे हैं। अर्जेंटीना का रिकॉर्ड मेजर बड़ी कंट्रीज में खाली पाकिस्तान ने बीट किया है इतने सारे डिफॉल्ट्स का। इतना डिफॉल्ट सिवाय पाकिस्तान के किसी और ने नहीं किए हैं। छोटे मोटे कंट्रीज, अफ्रीका के जो बहुत छोटे वॉर रिडन कंट्रीज हैं, अगर उनको छोड़ दें तो अर्जेंटीना हैज द सेकंड स्पॉट इन बेल आउट्स। और जो 2001-2 का जो हिस्टोरिकल बेल आउट था 95 बिलियन डॉलर का, उसमें इन्होंने मजेदार चीज क्या की थी कि इनको लगा कि हम अपना पेसो जो है वो $1 के बराबर स्टैब्लिश कर देते हैं। भारत में भी बहुत सारे लोगों को लगता है कि ₹1 जो है वो 90 डॉलर, सॉरी $1 जो है वो 80-90 रुपए के बराबर, 88 रुपए के बराबर क्यों है, बराबर क्यों नहीं है। तो अर्जेंटीना ने वो प्लान एक बार किया और उन्होंने डिसाइड किया कि हमारा एक पेसो जो है वो $1 के बराबर होगा। तो उसमें मजेदार चीज ये हुई कि लोगों ने डॉलर जो है वो ले करके और पेसो जमा करने शुरू कर दिए। तो एट द एंड ऑफ द डे जो इनका सेंट्रल बैंक था उसके पास खाली डॉलर डॉलर सारे खर्च हो गए और पेसो पेसो बच गए। लेकिन इंटरनेशनल ट्रेड, पेमेंट, इंपोर्ट वगैरह के लिए तो आपको देना ही पड़ता है डॉलर्स। तो फिर से एक बार कंट्री को बैंक्रप्सी हुई और ये हिस्टोरिकल डिफॉल्ट माना जाता है, जिसमें कंट्री ने लिटरली हाथ खड़े कर दिए कि अब हम कुछ भी पे नहीं कर सकते। ओके। तो रिजल्ट इसका अंत में ये हुआ, 2001-2 की जो मेजर क्राइसिस थी उसके कारण पेसो को भयानक डिवैल्यूएशन का सामना करना पड़ा। 70% तक वैल्यू लॉस हुआ। और उसके बाद अर्जेंटीना ने बॉन्ड होल्डर्स को पे करने तक से मना कर दिया। इसके रिजल्ट से जब बैंक सिस्टम भी डिफॉल्ट कर गया, कोराली तो एक टर्म है जिसमें कहते हैं कि बैंक फ्रीज हो गए, बैंक ने किसी को भी उसका जमा हुआ पैसा जो है देने से मना कर दिया। तो उसके बाद से बैंकिंग सिस्टम में, फाइनेंशियल सिस्टम में लोगों का ट्रस्ट खत्म हो गया। अगर फाइनेंशियल सिस्टम में लोगों का एक ट्रस्ट खत्म हो जाता है तो फिर लोग कैश में डील करने लगते हैं, बैंकिंग सिस्टम में पैसा रखने से मना कर देते हैं। अगर आप बैंकिंग सिस्टम में पैसा नहीं रखते हैं तो सेविंग्स चैनलाइज नहीं हो पाती। लोगों के लिए लोन लेना बहुत महंगा हो जाता है, क्योंकि लोन तो लोग बैंक से ही लेंगे, अगर बाहर से लेंगे तो भी महंगा है, बैंक से लेंगे तो बैंक के पास बहुत कम पैसा है। तो
बैंक को इंटरेस्ट रेट्स वगैरह बढ़ाने पड़ेंगे पैसा ज्यादा लाने के लिए। हर तरह से बैंकिंग सिस्टम का खराब होना बेसिकली पैसे का जो चैनल है उसको पूरी तरह से ब्लॉक कर देता है। और अर्जेंटीना में भी वही हुआ, क्योंकि ये प्राइवेट बिजनेसेस पर ज्यादा ट्रस्ट ना करने की टेंडेंसी थी, तो लोगों ने सीधे प्राइवेट बिजनेसेस से डील करना, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स वगैरह को एंटरटेन करना भी, ऐसी पॉसिबिलिटी भी कभी नहीं देखी। और ये इंडिया से इस मामले में काफी साम्य आपको दिखेगा बहुत सारे लेवल्स पर। एनीवे, अर्जेंटीना 1945-46 तक बहुत अमीर होते हुए, बहुत अच्छे लेवल पर होते हुए सडनली इस तरह की क्राइसिस में कैसे गिरने लग गया। तो एक हुआन डोमिंगो पेरोन थे, जिसको डॉन पेरोन भी कहते हैं। ही वॉज प्रेसिडेंट बिटवीन 1946 टू 1955। और एक साल के लिए वो निष्कासन में चले गए थे, बाहर रहे, फिर एक साल के लिए प्रेसिडेंट बने वापस 73-74 में। उनकी डेथ हो गई, और उसके बाद उनकी जो मिस्ट्रेस कम वाइफ लेटर ऑन थी, ईवा पेरोन, एविटा। एविटा के नाम से बड़े इमोशनल ड्रामाज और ये सब भी बड़े प्रोड्यूस हुए हैं। सो ईवा पेरोन ने कुछ समय उनके लिए बिहाफ पे, उनके नाम पर रूल किया। दैट वाज इवन बिगर ऑफ अ डिजास्टर। बट पेरोन ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज की। जब आप बहुत एक रिच थ्राइविंग इकोनॉमी को टेक ओवर करते हैं जहां पर खजाना भरा हुआ है, क्योंकि जो वर्ल्ड वॉर 2 है, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद आपके खजाने भरे हुए थे, आपकी कंट्री बहुत अच्छी परिस्थिति में थी। ऐसे में अगर कोई कंट्री बिल्ड करने वाला आ जाता है तो वो देश को बहुत ऊंचाइयों तक ले जाता है। अगर ऐसे में कोई सोशलिज्म वाला आ जाता है तो वो ये करता है कि ही सेड कि आई एम गोइंग फॉर जस्टिस, सोशल जस्टिस। जो जस्टिसियलिस्मो पॉलिसी है उसको रफली सोशल जस्टिस में या जस्टिस में ट्रांसलेट करते हैं। तो हिज पॉलिसी हैड 3 मेजर हेड्स। तो फर्स्ट वो सोशल जस्टिस, जिसमें यह था कि हम वर्कर्स को प्रोटेक्ट करेंगे और रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे सारी इनकम को। तो बहुत हेवी टैक्सेस लगाएंगे, और सारी इनकम जो है, जो भी होगी, देश के पास जो भी पैसा है वो लोगों का है, तो लोगों में बंटना चाहिए। अ, कितनी सिमिलैरिटी है इंडिया से ये आपको खुद से देखना, सोचना पड़ेगा, मतलब बार बार रिपीट करने का कोई अर्थ नहीं है। इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस में ही डिसाइडेड कि फॉरेन कंट्रोल और इंपोर्ट हम दोनों रिड्यूस करेंगे। तो फॉरेन कंट्रोल रिड्यूस करने के नाम पर इन्होंने क्या किया, एक्सपोर्ट के टैक्सेस लगा दिए कि हमारा प्रोड्यूस किया हुआ आइटम बाहर वाले कैसे कंज्यूम कर सकते हैं, वो हमें कंज्यूम करना है। तो इन्होंने जब उस पर टैक्सेस लगाए तो एक्सपोर्ट भी रुक गए, और बहुत ही जल्दी इंपोर्ट इन्होंने एक्टिवली रोका था, तो बाहर से ट्रेड करने के लिए कैपेसिटी, करेंसी, सब कुछ खत्म हो गई। जो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस थी वो भी खत्म हो गई, क्योंकि आप इंटरनेशनल मार्केट से इंटरेक्ट ही नहीं करते हो। और पॉलिटिकल सोवरेनिटी के नाम पर ही ट्राइड कीपिंग अर्जेंटीना अवे फ्रॉम द सुपर पावर इन्फ्लुएंस। ये जो नेहरू जी का नॉन अलाइंड मूवमेंट था, ये कुछ उसी टाइप की फिलॉसफी थी। इट वाज नॉट नेम्ड नॉन अलाइंड मूवमेंट, लेकिन वैसी ही कुछ फिलॉसफी थी। और इसमें मजेदार चीज ये है कि नॉन अलाइंड के नाम पर समहाउ सारे लोग एंटी यूएस एंड प्रो रशिया, एंटी कैपिटलिज्म एंड प्रो सोशलिज्म, प्रो कम्युनिज्म बनते रहे। तो इनका जो दोनों से डिस्टेंस रखेंगे, वो भी अल्टीमेटली सोशलिस्ट पॉलिसी की ओर झुकता चला गया और एंटी यूएस होता चला गया। एडिशनली इन्होंने दूसरे और भी बहुत सारे काम किए, और इसको अगर आप इंडिया की पॉलिसी से अगले 20 साल में जो कंपेयर करेंगे 1950 से 70 के बीच की, सो ही इंसिस्टेड ऑन इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन ड्रिवन इंडस्ट्रियलाइजेशन। सारा इंडस्ट्रियलाइजेशन इंपोर्ट्स को रोकने के लिए होना चाहिए। अगर आपको कार बनाने के लिए एक मशीन चाहिए, तो पहले आप वो कार ना बनाइए, पहले वो मशीन बनाइए। उस मशीन को बनाने के लिए आपको अगर कोई मिनरल चाहिए, तो आप पहले वो मशीन ना बनाइए, आप वो पहले मिनरल क्या वो खोद के निकालिए, या उसको प्रोसेस करना सीखिए। तो बेसिकली आप कार बनाने की जगह आप जमीन की खुदाई करके मिनरल ढूंढने में लगे हैं, उस टाइप का माइंडसेट। दूसरी चीज जो 70s और 80s में इंडिया में बहुत ज्यादा पॉपुलर हुई इंदिरा गांधी के कारण, नेशनलाइजेशन और स्टेट कंट्रोल हर चीज का बढ़ता गया। क्योंकि प्राइवेट बिजनेसेस तो प्रॉफिट के लिए काम करते हैं, प्रॉफिट इज अ डर्टी वर्ड जैसा नेहरू जी ने कहा था, वैसा ही माइंडसेट, तो नेशनलाइजेशन, स्टेट कंट्रोल बढ़ता चला गया। इसमें तीसरा जो, जब इकोनॉमिक पॉलिसी जो हुआन पेरोन की थी, वो पहले 3 साल बहुत अच्छा काम करी, क्योंकि आप पिछले एड्रेनलिन रश पर होते हो, आपके पास खजाना भरा हुआ है, तो आप थोड़ा सा घाटे में भी पैसा लुटा सकते हैं। तो पहले 3 साल तो इनकी पॉलिसी बहुत अच्छा काम की। उसके बाद जब पॉलिसीज ने बैकफायर करना शुरू किया, तो इन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग रूल्स बनाए। इन्होंने बोला कि कोई भी कंपनी बंद नहीं की जा सकती है, और यूनियनाइजेशन इज कंपलसरी।
मतलब आपको जो फैक्ट्री का मालिक है उसे फैक्ट्री की यूनियन से कंपल्सरली निगोशिएट करना ही पड़ेगा, और उनको पेड वेकेशन देना, प्राइवेट कंपनी और स्टेट कंपनी दोनों में ही पेड वेकेशन, फुल पेंशन, हेल्थ केयर और सोशल इंश्योरेंस वगैरह, ओल्ड एज इंश्योरेंस वगैरह देना पड़ेगा। इसके अलावा हुआन पेरोन के टाइम पर फिस्कल और मॉनेटरी एक्सपेंशन काफी हुआ। फिस्कल मतलब जिसमें सरकार बहुत बहुत पैसा स्पेंड करती है, बिना पैसा हुए स्पेंड करना काफी आसान है अगर आपको उसे रीपे ना करना हो, लेकिन आप एज एन इंडिविजुअल भले ही ना पे करें, लेकिन सरकार को तो इवेंचुअली पे करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ने उस समय पर वेलफेयर और पब्लिक वर्क्स वगैरह में बहुत हेविली स्पेंड किया। और सेंट्रल बैंक ने इसमें जो डेफिसिट फाइनेंसिंग किया, जब पैसा कम पड़ता था तो वो सिंपली पैसा छाप देते थे। उसका रिजल्ट ये हुआ कि वहां पर 10,000 पैसों के नोट बनने लग गए, 1,000 पैसों के बने, 5,000 के बने, 10,000 के बने, और फिर वो भी नहीं चलते थे तो 10,000 को हटा करके उन्होंने एक नया पैसो लॉन्च किया, जो एक पिछले 10,000 पैसों के बराबर नया एक तो ARS और ATR और ऐसे करके इनकी करेंसी के नाम अलग अलग होते रहे। तो स्पेनिश टर्म्स हैं तो मुझे थोड़ा याद कम पड़ते हैं। तो इस तरह से इन्होंने नई नई करेंसी प्रिंट करके अपना काम चलाया। इंडिया में भी कई लोगों ने ऐसा सजेस्ट किया था कि भारत सरकार प्रिंट करके पैसा सबको 10-10 हज़ार रुपए प्रति महीना क्यों नहीं दे देती है। तो लोगों को ये नहीं समझ में आता कि करेंसी और मनी दोनों अलग अलग चीजें हैं। करेंसी हाथ में आ जाने से आपके पास मनी भी आ गई ऐसा नहीं होता है, और कई बार ये बैकफायर कर सकता है। एनीवे, तो एंड रिजल्ट जो पेरोन का था वो 1946 से 49 के बीच में तो बहुत प्रॉस्पेरिटी आई। 49 के बाद से इकोनॉमिक क्राइसिस जनरेशंस वाइज आती रही। उसका एक मेजर कारण ये था कि जब आपको एक बार सोशलिज्म का कीड़ा लग जाता है ना, तो वो दीमक की तरह, घुन की तरह वो हटने नहीं आता। तो अब वहां पर यूनियंस बहुत स्ट्रांग हैं, लोग अपनी पे घटाने नहीं देते हैं, जो उनको रिटायरमेंट बेनिफिट्स और पेंशन बेनिफिट्स मिले हैं वो आप काट नहीं सकते, जो नेशनलाइजेशन हो चुका है उसका प्राइवेटाइजेशन नहीं होने दिया जाता। और चूंकि बिजनेस प्राइवेट है नहीं, कोई भी प्राइवेट बिजनेस अगर प्रॉफिटेबल दिखता है तो सरकार उसे नेशनलाइज कर देती है, और उसके बाद वो भी घाटे में चला जाता है। तो इन चीजों की वजह से वो क्राइसिस परपेचुअली, और लोगों को हमेशा ये लगता है कि मेरा अभी का तुरंत का फायदा क्या है, लॉन्ग टर्म में देश के लिए क्या अच्छा है, सोसाइटी के लिए क्या अच्छा है, वो फोरसाइट कहीं डेवलप ही नहीं हो पाई है पिछले 80 ईयर्स में। एंड दैट इज वाई अर्जेंटीना इज इन अ क्राइसिस। हावियर मिलेई जो है वो खुद इकोनॉमिस्ट रहे हैं, और ये जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं इनके बारे में आई एम श्योर ही इज ऑल्सो अवेयर। तो इन्होंने आते ही कुछ एक पॉलिसीज इंप्लीमेंट करना शुरू किया है जिसका रिजल्ट पार्शली मिलने भी लगा है, बाय द वे। जैसे इन्होंने जो है वो पब्लिक एक्सपेंडिचर कट करना शुरू किया, और पब्लिक एक्सपेंडिचर में इन्होंने मिनिस्ट्री का नंबर जो है वो 19 से 8 करना प्रपोज कर दिया है। पब्लिक सेक्टर जॉब्स में इन्होंने मास फायरिंग करके लगभग 2/3 जॉब्स खत्म कर दिए हैं, जिसका शुरुआत में विरोध भी हुआ, लेकिन लोगों को बहुत जल्दी समझ में आ गया कि उसकी वजह से एक्चुअली सरकार का काम करना बेटर हो गया है। इन्होंने बहुत सारे जो अधूरे पब्लिक वर्क्स थे वो भी सस्पेंड कर दिए हैं या रोक दिए हैं। अब इसमें डिपेंड करता है कि आप पब्लिक वर्क कौन से रोकते हैं, सस्पेंड करते हैं। जैसे सड़क बनाना या बिजली का प्लांट बनाना अगर आप सस्पेंड करते हैं तो प्रॉब्लमेटिक है, लेकिन वो मूर्ति और पार्क बनाना अगर आप रोकते और सस्पेंड करते हैं तो शायद उससे कोई प्रोडक्टिविटी पर फर्क नहीं पड़ता। इन्होंने बहुत सारे जो सबसे इंपॉर्टेंट काम किया है, जो शुरुआती लो हैंगिंग फ्रूट के तौर पर मोदी सरकार ने भी इंडिया में किया था, कि रेगुलेशंस, बहुत सारे पुराने कानून, लेबर लॉ वगैरह, इंडिया में लेबर लॉ लिबरलाइज नहीं हुए हैं, बट ही स्टार्टेड लिबरलाइजेशन ऑफ लेबर लॉज ऑल्सो। ट्रेड और बिजनेस प्रोसेसेस का लिबरलाइजेशन वगैरह करना इन्होंने स्टार्ट किया। मिलेई ने एक और चीज प्रपोज की है कि सेंट्रल बैंक ऑफ अर्जेंटीना को अबॉलिश कर दिया जाए, या उसको केवल डेट मैनेजमेंट के लिए रखा जाए। करेंसी का जो पार्ट है वो सेंट्रल बैंक ऑफ अर्जेंटीना से हटा करके शिफ्ट कर दिया जाए। और उसको शिफ्ट करने का तरीका इन्होंने बोला है कि या तो करेंसी को डॉलर से एसोसिएट कर दो, डॉलर ही अडॉप्ट कर लो करेंसी के तौर पर। नॉट इक्वलिटी, जो 1982 में हुआ था, इक्वलिटी ऑफ डॉलर एंड पेसो, वो डिजास्टर था। जैसे आज की डेट में अगर हम 1 रुपया इक्वल टू 1 डॉलर और डॉलर को हम अडॉप्ट कर लें तो डिजास्टर होगा, लेकिन 1 रुपया 100 डॉलर के, सॉरी, 1 डॉलर 100 रुपए के बराबर करके अगर हम अडॉप्ट करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हम भी डॉलर अडॉप्ट कर सकते हैं। और फिर 1 रुपए की जगह पेनी यूज करना पड़ेगा, बस। सो ही हैज प्रपोज्ड दिस, बट ये जो
सेंट्रल बैंक और मॉनेटरी रिफॉर्म्स हैं, ये उतना आसान नहीं है। इन्वेस्टमेंट देश में इनके सेविंग रेट बहुत ही लो है। इन्फ्लेशन इतना हाई है कि उसके कारण कभी सेविंग ही नहीं हो पाता है। तो इन्होंने एक नया इन्वेस्टमेंट रेजीम प्रपोज किया है जो आईएमएफ की सहायता से ये करने की कोशिश कर रहे हैं। बट उसमें थोड़ा सा और टाइम लगता है, क्योंकि हर चीज जादू की छड़ी जैसा नहीं हो सकता। टैक्स सिस्टम में इन्होंने बहुत सारे टैक्सेस एलिमिनेट कर दिए हैं या लोअर कर दिए हैं। इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग चीज भारत में शायद बहुत कम लोगों को पता हो। इंडिया में जो टॉप टैक्स रेट था वो 97.5% इनकम टैक्स था। 1972 के बजट में वाई बी चौहान ने फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पर प्रेजेंट किया था कि भारत में इनकम टैक्स का जो टॉप स्लैब है वो 97.5% होगा। तो ऑब्वियसली उसका भारतीयों ने क्योर ये निकाला कि हम टैक्स रिपोर्ट ही नहीं करेंगे, और अगर रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो टॉप स्लैब क्यों, हम बिल्कुल भी रिपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि चोरी की सजा तो बराबर ही है। तो पूरा ही पूरा टैक्स चुरा लो। तो इतना ज्यादा टैक्स होने के कारण अर्जेंटीना में, और इतने सारे टैक्सेस होने के कारण अर्जेंटीना में लोग टैक्स पे ही नहीं करते। उसकी वजह से इनका जो डेट कलेक्शन सॉरी जो टैक्स कलेक्शन रेट है एज कम्पेयर टू जीडीपी वो बहुत लो है। तो सरकार के पास पैसा नहीं होता है, फिर सरकार को उधार लेना पड़ता है, और फिर द होल प्रोसेस द साइकिल कंटिन्यूज। तो इन्होंने बहुत सारे टैक्सेस लो करने का प्रोसेस शुरू किया है। भारत में 1991 में इनकम टैक्स रेट 56% था, जो गिर करके अभी 30% और सेस वगैरह मिला करके जो भी आया है उस रेंज में। और अगर आपकी इनकम 1 करोड़ से ऊपर है तो 42% विद सेस। तो इन्होंने वो प्रोसेस अभी शुरू किया है अर्जेंटीना में, जहां पर टैक्स लॉस को सिंप्लीफाई करना, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो एक्सपोर्ट टैक्सेस हैं उनको खत्म करना। क्योंकि एक्सपोर्ट टैक्सेस के कारण आधी चीजें आपकी इतनी महंगी हो जाती हैं कि आप एक्सपोर्ट ही नहीं कर पाते हो, आपके पास डॉलर नहीं आता, और अगर डॉलर या टेक्नोलॉजी दोनों चीजें नहीं आती हैं, आप कोई भी ना इंपोर्ट कर सकते हो ना इंटरनेशनल इकोनॉमी से आप अपने को इंटीग्रेट कर सकते हो। और उसके अलावा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों के लिए बहुत सारे सर्टिफिकेशंस चाहिए होते थे। भारत में अभी भी बहुत कम सर्टिफिकेशंस नहीं हैं, लेकिन भारत में लार्जली सरकार ने अपना जो सर्टिफिकेशन बर्डन है वो सेल्फ सर्टिफिकेशन की ओर शिफ्ट करने की कोशिश की है। जहां पर भी नॉन क्रिटिकल सर्टिफिकेशंस होते थे उन सबको सेल्फ सर्टिफिकेशन मोड में डाल दिया है। अर्जेंटीना इज ऑल्सो ट्राइंग द सिमिलर थिंग। इसके अलावा जो एनर्जी ट्रांसपोर्ट, ये फ्री बस राइड टाइप की सब्सिडी, ये सारी चीजें कम करने का, और प्राइसेस जो आर्टिफिशियली लो रखे गए हैं उसको बढ़ने देने का ये प्लान चल रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो भारत में अभी तक पॉलिटिकली सेंसिटिव होने की वजह से नोबडी हैज ट्राइड, दैट इज रिफॉर्म ऑफ द लेबर लॉज। Javier Milei is planning that also. Partially the results have been encouraging। जैसे पॉवर्टी रेट वहां पर 3% गिरा है। करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो कम होकर के सरप्लस की ओर गया है। फिस्कल डेफिसिट की जगह पहली बार इनको बजट सरप्लस मिला है। लास्ट कॉलम अगर आप देखेंगे बिल्कुल बॉटम पर, तो 15% फिस्कल डेफिसिट की जगह पर कई सालों बाद ये पहली बार बजट सरप्लस में आए हैं। बाकी जो ग्रोथ रेट है, जो ट्रेड बैलेंस वगैरह है, वो पॉजिटिव या ठीक ठाक दिशा में जा रहा है, बट स्टिल टू मच टू बी डन।